हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और पिछले कुछ दिनों से करंट अफेयर का क्लास नहीं हो पा रही थी, कुछ वजह था और कुछ लोगों को पता भी होगा कि वजह क्या है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सेशन हम लोग आज कर रहे हैं और ये सेशन आप सभी को देखने को जो मिल रहा है 4 तारीख से लेकर के 11 तारीख जून महीना 2023 का इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है उसे हम लोग आज पढ़ेंगे। और प्रयास ये भी होगी कि बहुत जल्द आप सभी को मई महीना का पार्ट 1 रिवीजन कराया गया है, जिसमें 15 दिन मई 2022 हम लोग कर चुके हैं। पार्ट 2 के रूप में मई महीना 2022 का कंप्लीट रिवीजन प्रयास यही होगी कि आज ही कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो साथियों, मेरा जहाँ तक प्रयास है आप सभी के साथ जुड़ने का, तो हमेशा जुड़ने का प्रयास रहता है, लेकिन कुछ वजहें बनती है जिसके कारण हमको वीडियो अपलोड करने में या फिर वीडियो बनाने में परेशानी होती है। खैर कोई नहीं, फिर भी हम आप सभी के लिए सेशन जब मौका मिले लाते रहेंगे। और हम यही कहेंगे कि एग्ज़ाम का टाइम आपके पास बहुत कम है। यदि आप लोग जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एकदम शिद्दत से तैयारी करते रहिए और थोड़ा सा बेहतरीन तैयारी करने की हमेशा कोशिश करते रहिए और इसी बार प्रयास कीजिए कि अपना रिजल्ट ले लेना है। तो आगाज़ करते हैं आज की सेशन को और देखते हैं तमाम क्वेश्चनों को जो हमारे लिए ज़रूरी है। 4 तारीख से 10 तारीख के बीच में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चनों को बात करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा, पहला क्वेश्चन है नाटो से संबंधित, है ना। और नाटो तो चूँकि आप जानते हैं बहुत चर्चा में रहने वाला संगठन है, खास करके जब से यूक्रेन और रूस के साथ युद्ध हुआ है तब से नाटो जो है हमेशा चर्चा में बना रहता है। और नाटो से संबंधित ही पहला क्वेश्चन है। बात करते हैं पहला क्वेश्चन की। तो हाल ही में नाटो सदस्य देशों द्वारा हाल ही में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। 2-3 बातों को याद रखिएगा। तो सीधा सा क्वेश्चन बनेगा सबसे पहले कि ये जो आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज जो है किस संगठन के द्वारा किया जाता है। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, नाटो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज जो है कहाँ आयोजित हुआ है। तो साथियों, ये आयोजन जो हुआ है फिनलैंड में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? फिनलैंड में हुआ है। और फिनलैंड जो है साथियों यूरोप का एक देश है, विकसित देश की श्रेणी में है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात है, फिनलैंड से संबंधित एक 31वां देश बना है। किसका? इसी नाटो का, है ना। तो 31वां देश बना है नाटो का, साथियों याद रखिएगा। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और स्थापना कब होती है? तो 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो की स्थापना होती है। ये भी आप लोगों को याद रखनी है। तो नाटो का एक एक्सरसाइज नवीनतम जो देश जुड़ा वही उसी देश में आयोजित हुआ। नाम है आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023। ठीक है साथियों, सही उत्तर हो जाता ऑप्शन नंबर डी। और नाटो के बारे में तो मैं कई बार चर्चा किया हूँ कि ये उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप का एक सैनिक संगठन है, क्योंकि इसके पास अपना एक सेना है। और नाटो के मान के चलते हैं 31 देश हैं और 31 देश में किसी भी देश के साथ यदि कोई भी अलग देश युद्ध करता है तो पूरा नाटो उसके लिए क्या करती है? कार्रवाई करती है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। संक्षेप में बात करेंगे, सारे क्वेश्चन से संबंधित ही बात करेंगे, है ना। तो जितने महत्वपूर्ण बातें थी सारी बातों को यहाँ पर मैंने बता दिया है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फिनलैंड जो है साथियों औपचारिक रूप से संगठन जो बना, संगठन का सदस्य बना, वो 4 अप्रैल को ही बना। और आपको पता है नाटो की स्थापना भी 4 अप्रैल को ही हुई थी और 4 अप्रैल को ही सदस्य बना है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, अगला जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 38वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी का संबंध किस देश के साथ है। देखिए 2-3 बात याद रखिएगा। यहाँ पर ये व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, नाम है डेनिस फ्रांसिस। और इसे बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 78वां जो सत्र होगा
78वां जो सत्र होगा कहाँ होगा साथियों? सत्र ये तो न्यूयॉर्क होगा, जहाँ पर संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। और यहीं पर 78वां सत्र होगा और यहाँ पर 193 देश के प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से जो लीड करेंगे या फिर अध्यक्षता करेंगे उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। और डेनिस फ्रांसिस जो है साथियों, ये किस देश से संबंध रखते हैं? तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो देश से संबंध रखते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये त्रिनिदाद और टोबैगो देश तो पहली बार सुन रहे हैं, ये कने मिलेगा विश्व में? तो ये साथियों अटलांटिक महासागर में ये दोनों देश आपको दिखाई देंगे, अटलांटिक महासागर में। और दक्षिणी विशेष करके अटलांटिक महासागर में बात करें हम तो कैरिबियन सागर के करीब ये दोनों देश मिलेंगे, त्रिनिदाद टोबैगो। तो ये जो है साथियों त्रिनिदाद और टोबैगो जनरली जो है ये कैरिबियाई देश कहलाते हैं। मध्य अमेरिका में ये दोनों देशों के मध्य अमेरिका में या फिर मध्य अमेरिका की जो स्थिति है उसी के अंतर्गत ये दोनों देश आते हैं। तो यही दोनों देश के जो एक व्यक्ति हैं, नाम है डेनिस फ्रांसिस, इसी को 78वें 78 नंबर का जो महासत्र आयोजित होगा संयुक्त राष्ट्र का, उसमें अध्यक्षता करने का मौका दिया गया है ना। आपको पता है साथियों, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा को इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा को ही संयुक्त राष्ट्र का संसद कहते हैं, जिसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सभा में जो भी कानून पारित करना हो, जो भी चर्चा का विषय बना हुआ है उस पर चर्चा करते हैं। और यहाँ पर वोटिंग का जो अधिकार दिया गया है, छोटा देश रहे चाहे बड़ा देश रहे, सभी को बराबर अधिकार दिया गया है। 193 देशों को बराबर अधिकार मिला हुआ है। ये त्रिनिदाद और टोबैगो आप देखेंगे तो हमारा जो झारखंड है उससे भी छोटा ये देश है, बहुत इसका क्षेत्रफल छोटा है। हम आपको ले चलते हैं इन देशों की दुनिया में। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा साथियों, यदि हम बात करें तो ये देखिए पूरे वर्ल्ड का मैप में यदि आप देखेंगे तो वर्ल्ड का मैप में आपको यदि देखना है ये त्रिनिदाद और टोबैगो को, तो ये देखिए साथियों, ये जो देश आपका एक देख सकते हैं चौकोर जो दिख रहा है ये है आपका त्रिनिदाद, और ये ऊपर में जो दिख रहा है ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है यही है आपका टोबैगो। तो टोबैगो और ये त्रिनिदाद देख सकते हैं, ये उत्तरी अमेरिका है, ये ग्रीनलैंड है, ये हमारा यूरोप है, ये हमारा एशिया है, ये अफ्रीका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, और यहाँ पर ये जो एस आकार का जो महासागर है यही हमारा अटलांटिक महासागर है, और इसी को बोलते हैं मध्य अमेरिकाई देश। यहीं पर मिलेगा कैरिबियन सागर, और यही कैरिबियन सागर में स्थित है आपका ये त्रिनिदाद और ये आपका टोबैगो। तो इसको यहाँ पर हम बड़ा करके दिखा रहे हैं टोबैगो। देखिए ये टोबैगो और ये देखिए त्रिनिदाद है ना। त्रिनिदाद की कैपिटल यदि आपसे पूछे तो ये देखिए क्या है, पोर्ट ऑफ स्पेन जो है साथियों, ये त्रिनिदाद का कैपिटल है। तो ये दोनों जो है साथियों टोबैगो त्रिनिदाद, संयुक्त रूप से इनको त्रिनिदाद टोबैगो बोला जाता है, और यही से संबंधित हैं आपका फ्रांसिस साहब। तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कैरिबियन सागर, और ये देख सकते हैं कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर का ही भाग है। यहाँ पर एक खाड़ी भी दिख रही है जिसे बोलते हैं गल्फ ऑफ परिया। तो गल्फ ऑफ परिया मतलब परिया की खाड़ी किस महासागर में स्थित है या फिर किस देश के तट पर स्थित है? तो त्रिनिदाद देश के तट पर गल्फ ऑफ परिया मतलब परिया की खाड़ी स्थित है, ये भी याद रखिएगा। तो ये मैप आप लोग देख लिए। यदि पूछे आपसे क्वेश्चन किस महासागर में स्थित है ये देश, या फिर पूछे आपसे कि किसके कहाँ पर मिलेगा, तो कैरिबियन सागर में मिलेगा, मध्य अमेरिका के अंतर्गत ये देश आते हैं। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग बात किए, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने की संभावना थी सारे को मैंने बात किया। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बनने की संभावना थी, जो भी मुख्य बातें थी, मैंने सारे को यहाँ पर बता दिया है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में तो आप जानते हैं, इसकी स्थापना 1945 में किया गया था। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और इसका स्थापना का श्रेय जाता है अमेरिकी उस समय के जो राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इन्हीं के द्वारा इनकी स्थापना का मतलब शुरुआत किया गया था। वर्ष 1942 में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र तैयार हुआ, और यहाँ पर 26 देशों ने हस्ताक्षर किए थे।
तो यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि वर्ष 1942 में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र जो तैयार हुआ था, इसमें कितने देशों ने साइन किया था? 26 देशों ने साइन किया था। और ये आप जानते हैं कि पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए और पूरे विश्व में स्थिरता के साथ पूरे वैश्विक कल्याण के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, हाल ही में पिछले 2 दशकों की भारत की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना कहाँ हुई है? तो ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना जो हुई है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में आप जानते हैं 3 एक्सप्रेस, एक आपका कोरोमंडल एक्सप्रेस, और दूसरा एक मालगाड़ी, एक और सवारी गाड़ी था जो हावड़ा नाम, इसका नाम है बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट, है ना? क्या नाम है? बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट। बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट। ये तीनों ट्रेनों में क्या हुई? आपसी भिड़ंत हुई, जिसके कारण कई लोग के यहाँ पर मौत हो गई और साथ ही साथ कई लोग घायल हो गए। और माना जाता है पिछले 2 दशक मतलब पिछले 20 वर्षों में ये जो ट्रेन दुर्घटना हुई है वो सबसे भयानक दुर्घटना हुई है। दरअसल ये दुर्घटना के बारे में तो आप लोग रूबरू हो ही चुके होंगे। कोरोमंडल एक्सप्रेस सबसे पहले साथियों, इसका कोरोमंडल एक्सप्रेस उड़ीसा के करीब एक क्षेत्र है जिसका नाम है बहनागा बाजार स्टेशन। बहनागा बाजार स्टेशन, है ना? बहनागा बाजार स्टेशन। और यही बहनागा बाजार स्टेशन के पास एक मालगाड़ी खड़ी थी। सबसे पहले होता ये है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस चलने के दौरान ही इसका कुछ जो इसकी डिब्बे जो हैं वो बेपटरी हो जाते हैं, और बेपटरी हो करके एक मालगाड़ी जो खड़ी होती है यही बहनागा बाजार स्टेशन में, उससे जा के टकराने लगते हैं। मालगाड़ी से कुछ डब्बे टकराते हैं जिसके कारण एक अलग रूट जो है, जैसे इस प्रकार से मान के चलते यहाँ मालगाड़ी खड़ी है और यहाँ से कोरोमंडल जा रही थी, और एक तीसरा रूट है। तो सबसे पहले ये जो कोरोमंडल जा रही थी इसका कुछ डब्बे जो है वो इधर उधर क्या होते हैं, बेपटरी हो जाते हैं और यहाँ पर मालगाड़ी से टकराते हैं, और टकरा करके कुछ डब्बे जो है इस लाइन के करीब आ जाते हैं। और ये तीसरा लाइन जो है साथियों यहीं से गुजर रही होती है। मतलब यहाँ देखिए, कहते हैं होनी को कोई टाल नहीं सकता है। और बिल्कुल साथियों यहाँ पर इसी प्रकार से कुछ घटना हुई है। अब देखिए ये पहला लाइन है, दूसरा लाइन है, तीसरा लाइन है, 3 लाइन है। एक लाइन में यहाँ पर खड़ी है, मान के बीच वाला लाइन में यहाँ पर मालगाड़ी कोरोमंडल इसमें जा रही थी, और इसका बेपटरी हो गया कुछ डिब्बे, और जा कर के ये मालगाड़ी से टकराती है। टकराने के पश्चात कुछ डिब्बे जो है इधर आ जाती है, इस पटरी वाले तीसरा पटरी जो है, तीसरा जो ट्रैक है उसमें आ जाती है, और तीसरा ट्रैक में इधर से जा रही होती है बेंगलुरु हावड़ा। तो ये जो बेपटरी हो करके जो ये तीसरा ट्रैक में आ गई है, ये हावड़ा के चपेट में आ जाती है, और इस प्रकार से ये तीनों जो है साथियों ट्रेनें प्रभावित होती है, जिसमें से ये हावड़ा में जो बैठे जो यात्री हैं, बेंगलुरु हावड़ा, और ये कोरोमंडल में जो बैठे यात्री हैं, इन दोनों यात्रियों में यहाँ पर जान माल की नुकसान होती है, जान का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये है दुर्घटना, उड़ीसा में हुआ है, बहनागा बाजार स्टेशन के पास हुआ है। याद रखिएगा, यहाँ पर माना जा रहा है कि जो कर्मचारी है उनके लापरवाही के कारण इस प्रकार की घटना हुई है। देखिए यहाँ पर बात करें संभावित कारण, यदि बात किया जाए कि किसके कारण यह दुर्घटना हुई है, तो यह दुर्घटना इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली में खराबी के कारण हुई है। तो एक फैक्ट के रूप में याद रखिएगा, दुर्घटना इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली में खराब के कारण हुई है। दक्षिण पूर्व रेलवे की एक आंतरिक निरीक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस को चेन्नई की ओर जाने वाली मुख्य लाइन पर जाने का संकेत मिला था, लेकिन ये गलती से लूप लाइन की ओर मुड़ गई, और लूप लाइन में जाना मानवीय इंटरफेस की वजह से हो सकता है। और रेलवे अधिकारियों की प्रारंभिक जांच में कहा गया है कि ऐसा या तो त्रुटि हुई है या फिर लापरवाही के कारण हुआ है। तो ये कारण रहा है इस दुर्घटना का। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
साथियों, यही दुर्घटनाओं को बचाने के लिए रेलवे ने ही एक प्रणाली विकसित किया था, कवच प्रणाली। हालांकि ये कवच प्रणाली सभी रेलवे जोनों में नहीं अप्लाई किया गया है। शायद किया गया होता इस रेलवे जोन में, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में, तो शायद दुर्घटना नहीं हो सकती थी। तो कवच प्रणाली याद रखिएगा, रेलवे दुर्घटना बचाने के लिए बनाया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर सरकारी वार्ता समिति का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जिसे आप लोगों को याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता समिति का दूसरा सत्र जो है, जो आयोजित हो रहा है, वो आपका फ्रांस में आयोजित हो रहा है। फ्रांस में आयोजित हो रहा है, जहाँ पर यूनेस्को का मुख्यालय है, वहीं पर आयोजित हो रहा है। दरअसल ये अंतर सरकारी वार्ता समिति जो है साथियों, ये संयुक्त राष्ट्र में के संस्था के अंतर्गत पर्यावरण को बचाने के लिए एक समिति है, जिसे 2022 में स्थापित किया गया था। और ये विशेषकर जैसे बात कर रहे हैं, नाम इसका ही नामांकन में ही लिखा गया है, पर्यावरण है ना। पर्यावरण को बचाने के लिए ये अंतर सरकारी, मतलब कई सरकारों की ये समिति है, कई देश के सरकार इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं, इसके तमाम बातों की बात करते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर सरकारी समिति का दूसरा सत्र है ना, ये दूसरा सत्र याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन मतलब यूनेस्को में 29 मई से 2 जून 2023 को पेरिस फ्रांस में इस समिति का दूसरा बैठक आयोजित हुआ। अब ये देखिए, अंतर सरकारी वार्ता समिति का पहला सत्र 2022 में उरुग्वे में संपन्न हुआ था, क्योंकि ये समिति बनी है 2022 में, इसीलिए 2022 में ही पहला सत्र कहाँ हुआ, उरुग्वे में हुआ। अब देखिए, ये जो समिति है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रदूषण को समाप्त करना और इसके लिए वैश्विक समझौतों पर वार्ता के लिए मंच प्रदान करना, है ना। मतलब जो भी इस समिति में जो भी देश सदस्य हैं, सभी देशों को ये कोऑर्डिनेट करती है और बोलती, भाई जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रदूषण बढ़ रहा है उससे हम लोग निजात पाना है, तो इसके लिए सभी को मिलकर क्या करना है, प्रयास करना है, इसके लिए तकनीकी सहयोग करना है, और भी जिस प्रकार से हो सकता है सभी लोग एक दूसरे को सहयोग करेंगे, है ना। जैसा कि हम बात किए, अंतर सरकारी वार्ता समिति की स्थापना फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 5वें सत्र में एक ऐतिहासिक संकल्प अपनाने से हुई थी। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 के अंत तक वार्ता को पूरा करने के महत्वाकांक्षा के साथ समुद्री पर्यावरण सहित प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण विकसित करना है। कुल मिलाकर के बात करें तो समुद्री पर्यावरण को साफ सुथरा बनाना है, और साथ ही साथ प्लास्टिक प्रदूषण जो हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा समस्या जन्म लिया है, इसे समाप्त करने के लिए ये अंतर सरकारी समिति का निर्माण किया गया है ना। इसकी पहली बैठक भी याद रखिएगा उरुग्वे में हुआ था। अब देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन जो चर्चा में था उसके बारे में बात करते हैं। हाल ही में जारी कौन सी विधि आयोग के रिपोर्ट में धारा 124A के तहत देशद्रोह के प्रावधान को बरकरार रखने की सिफारिश की गई है? 2 बातों को याद रखिएगा, ये तो आपको पता होगा। 124A जो है आईपीसी की धारा, इसमें क्या कहा गया है, इसमें देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और देशद्रोह का मतलब होता है जो भी हमारी एग्जिस्टिंग पार्टियां हैं, जो रूरल पार्टी है, जो शासन चला रही है, उसके खिलाफ यदि घृणा, असंतोष या फिर उसके खिलाफ यदि कोई षड्यंत्र करना या फिर उसको उखाड़ फेंकने की कोशिश करना या फिर देश में अशांति फैलाने के लिए, है ना, अशांति फैलाने की कोशिश करना, ये सारे जो है साथियों देशद्रोह के अंतर्गत आते हैं। तो ये इन्होंने जो है साथियों, ये हाल ही में जो हमारा अभी कौन सा विधि आयोग चल रहा है, हमारा 22वां विधि आयोग चल रहा है, ये तो आप जानते हैं। 22वां विधि आयोग 2020 से लेकर के 2024 के बीच में, जिसके अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी।
तो 22वां विधि आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट पेश किया गया है, ये रिपोर्ट नंबर है 279 रिपोर्ट नंबर में कहा गया है कि धारा 124 ये जो है इसको क्या करना है, इसको बरकरार रखना है ना। इसको बरकरार रखना है क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे तत्व हैं, यदि इस धारा को ख़त्म कर दिया जाए तो उन तत्वों के द्वारा जो देशद्रोह करने की कोशिश करते हैं उनके द्वारा देश में अशांति फैलाई जा सकती है। इस पूरा रिपोर्ट को आपके लिए जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है साथियों मेंस में आपका पूछा जाता है। तो मेंस में पूछ दिया जाएगा कि हाल ही में जारी की गई विधि आयोग का 279वीं रिपोर्ट के बारे में टिप्पणी कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे में आपको याद रखना होगा इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले भारत में विधि आयोग ने अपनी 279वीं रिपोर्ट, जिसमें भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124A के तहत देशद्रोह के प्रावधान को बरकरार रखने की सिफारिश की गई है और धारा 124A में राजद्रोह कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने के प्रयास के रूप में वर्णित किया गया है। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है इसके बारे में बात करते हैं। बाकी आपको पता है 22वां विधि आयोग अभी चल रहा है, जिसके अध्यक्ष महत्वपूर्ण है ऋतुराज अवस्थी हैं। प्रथम विधि आयोग जो बना था, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष जो हमारे आज़ादी के बाद जो विधि आयोग गठन हुआ था उसके अध्यक्ष जो बने थे, पहला उनका नाम था शीतलवाड़, है ना। तो श्री SMC शीतलवाड़ भी याद रखिएगा, जो विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अब देखिए आगे बात करते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। तो विधि आयोग रिपोर्ट में कहा है कि केदारनाथ बनाम बिहार राज्य के सार को धारा 124A में शामिल करने की आवश्यकता है। यह संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत उल्लेखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों के अंतर्गत आता है। मतलब 124A जो है साथियों, ये 19(2) के तहत जो अभिव्यक्ति की आज़ादी उसको प्रतिबंध करने के अंतर्गत आता है, ये विधि आयोग ने कहा है। अब आगे बात करते हैं। आयोग कानून के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC जो बोलते हैं हम लोग, इसमें एक प्रमुख प्रक्रियात्मक संशोधन की सिफारिश करता है। यह सुझाव देता है कि एक पुलिस अधिकारी जो एक निरीक्षक या उच्च पद पर है को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से पहले, मतलब FIR दर्ज करने से पहले एक प्रारंभिक जांच करनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि 124A के तहत यदि किसी भी व्यक्ति पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा है तो FIR दर्ज करने से पहले उस पर जांच हो जानी चाहिए कि सच में इन्होंने राजद्रोह करने का कोशिश किया है या फिर नहीं किया है। तो यदि रिपोर्ट में पता चले कि नहीं, जांच रिपोर्ट में पता चला कि नहीं सच में ये देशद्रोह में शामिल है, राजद्रोह में शामिल है, तो इसको खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, है ना। मतलब कई बार सरकारें जो होती है इसका गलत इस्तेमाल करती है ना, और सरकार के खिलाफ जो ज़्यादा बयानबाजी करते हैं उनको भी 124A के तहत राजद्रोह का मुकदमा चला करके उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी जाती है सरकार के द्वारा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में कहा था कि सरकार को 124A जो देशद्रोह का जो मामला है इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस कानून में बदलाव करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सरकार को कहा है, क्योंकि सरकार के द्वारा कई बार क्या होता है, गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करके कुछ लोग जो है ना, जो सरकार के दुश्मन होते हैं उसको टारगेट में ले लिया जाता है। आगे इसमें कहा गया है कि आयोग जुर्माने के साथ साथ सज़ा को 7 साल की अवधि या आजीवन कारावास तक बढ़ाने की सिफारिश करता है। मतलब इन्होंने कहा है कि सज़ा जो है 7 साल तक होना चाहिए और फिर ज़रूरत पड़े तो आजीवन कारावास तक बढ़ाने की सिफारिश भी होना चाहिए, है ना, जिस व्यक्ति पर यह मुकदमा चलाया जाएगा। रिपोर्ट प्रावधान में हिंसा भड़काने और सार्वजनिक व्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति शब्दों को शामिल करने की सिफारिश करती है। इन्होंने कहा है कि जो आपका राजद्रोह की परिभाषा है उसमें ये भी शामिल किया जाना चाहिए कि सार्वजनिक व्यवस्था में यदि कोई हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है तो उसे ही राजद्रोह उस पर चलाया जाएगा। तो ये शब्द जो है डाली जानी चाहिए राजद्रोह की परिभाषा में। इसके अलावा आतंकवाद के मुद्दे को संबोधित करने के लिए पारंपरिक दंड तंत्र देता है या तर्क देता है कि अन्य आतंकवाद विरोधी और सुरक्षा कानून जैसे कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की मात्र उपस्थिति राजद्रोह को कानून को समाप्त करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है।
मतलब रिपोर्ट में कहा गया है जैसे हमारे यहाँ पर जो गैर कानूनी काम करते हैं, आतंकवाद को बढ़ाने का काम करते हैं, उसके लिए अधिनियम तो है ही। मतलब जो एक तरह से देशद्रोह का काम करते हैं, राजद्रोह का काम करते हैं, उसके लिए अधिनियम है। वो अधिनियम है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967। उसी प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा को जो चुनौती देते हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए रासुका है जो 1980 में बना है। लेकिन ये कानून भी पर्याप्त नहीं है, इसीलिए ये 124 ये जो है जारी रहना चाहिए, ये कहा है किसने? विधि आयोग ने कहा है। अब देखिए आगे बात करते हैं। हाल ही में मनसुख मंडाविया ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? साथियों, ये फैक्ट के रूप में याद रखिएगा, खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो मानक है इसका जांच पड़ताल किया जाएगा और इसको और बेहतर करने की प्रयास यहाँ से होगा। तो प्रशिक्षण केंद्र है और इसका उद्घाटन हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री के द्वारा किया गया है गाजियाबाद में। कहाँ पर? गाजियाबाद में। तो फैक्ट के रूप में इसे याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। देखिए भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण जो है ये पूछ लिया जाता है ना। तो ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये एक संस्था है ना। ये संवैधानिक संस्था नहीं बल्कि ये अधिनियम के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के द्वारा इसे बनाया गया है। मतलब एक कह सकते हैं एक सांविधिक संस्था है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और मानव उपभोग के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने का ये कार्य करता है ना। FSSAI जितने भी खाद्य पदार्थ आप खरीदते हैं उसमें देखे होंगे आप, FSSAI के द्वारा लिखा गया होता है। मतलब वो साबित करता है कि जो भी आप खरीद रहे हैं उसे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसे क्या किया है? मान्यता दिया है कि वो जो आप खरीद रहे हैं वो अच्छा है, वो प्रोडक्ट आपको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं करेगा। और इसी के लिए ये संस्था बनाई गई थी, है ना, ताकि कोई भी व्यक्ति को, कोई भी कंपनी या फिर कोई भी अन्य बाहरी कंपनी हमारे देश के हो चाहे बाहर का हो, किसी भी प्रकार से खराब गुणवत्ता के पदार्थों को परोसा ना जाए हमारे समाज में, हमारे देश में। इसके लिए पहले कोई भी नया पदार्थ बनता है उसको परमिशन लेना होता है, पहले जांच होता है उस पदार्थ को, फिर मार्केट में लाया जाता है। और जांच और सर्टिफिकेट प्रदान करने का जो काम करती है वो करती है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना साथियों। ये याद रखिएगा 5 जून, आप तो पता होगा कि 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, पर्यावरण संरक्षण की शपथ लेते हैं। और इस बार का जो थीम था वो था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, ये थीम था। और इस बार जो इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया साथियों, एक देश है अफ्रीका का जिसका नाम है कोटे डी आइवर। और कोटे डी आइवर जो है साथियों, इसकी राजधानी जो है इसको बोलते हैं आबिदजान, इसकी राजधानी आबिदजान। और ये आबिदजान और कोटे डी आइवर आप देखेंगे गौर से तो ये पश्चिम अफ्रीका में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पश्चिम अफ्रीका में मिलेगा। तो ये भी याद रखिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से जो देश दिया गया है वो किसी भी दे देगा कि किस लोकेशन में स्थित है। तो कोटे डी आइवर सबसे पहले ये तो याद रखना है कि अफ्रीका का एक देश है, छोटा सा देश पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। और 50वां वर्षगांठ कार्यक्रम जो मनाया गया है पर्यावरण दिवस का, वो यहीं पर मनाया गया है, कोटे डी आइवर के शहर जो है आबिदजान, इसी में मनाया गया है ना। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। और ये सम्मेलन जो था साथियों, पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहला सम्मेलन पूरे विश्व स्तर पर हुआ था। और उसके बाद से 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत होती है। ठीक है, देखिए इसके बारे में और जो बातें हैं उसकी चर्चा कर देते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा हमारे ग्रह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, तत्काल आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने, कार्रवाई करने के लिए बनाया गया है। वर्ष 2023 में 50वीं वर्षगांठ की थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, जिसके तहत वैश्विक स्तर पर एक हैशटैग लॉन्च किया गया है, #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन अभियान चलाया जा रहा है ना। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 को आबिदजान, कोटे डी आइवर और नीदरलैंड द्वारा साझेदारी में आयोजित किया गया है।
अबिजान के एक एबेरू लेगून में, लेगून मतलब एक झील है, एबेरू एक झील है, लेगून झील है, यहीं पर कार्यक्रम आरंभ हुआ है। इस लेगून का उपनाम भी है, लेगून का ये मोती भी इसको कहते हैं। तो एबेरी लेगून जो अबिजान में मिलेगा, इसको लेगून का मोती भी कहा जाता है, जहाँ पर लेकिन अब प्लास्टिक कचरे से घिरा हुआ है। तो ये लेगून का मोती इसको कहते थे, लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक प्रदूषण जो है इस झील में बहुत ज़्यादा है और इसीलिए यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम के साथ। अब देखिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क CLN में कौन शामिल हुआ है? तो साथियों याद रखिएगा, ये टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क जो है वैश्विक स्तर का एक नेटवर्क है, जिसमें भारत शामिल हुआ है। जैसे कोई भी टीका बनता है, टीका मतलब यहाँ पर हो गया जैसे TB का टीका हो गया, मलेरिया का टीका हो गया, पोलियो का टीका हो गया। तो ये जो दवाई बनता है, टीका जो बनता है साथियों, ये तो केंद्रीय प्रयोगशाला नेटवर्क क्या करती है, इसको छानबीन करती है और उसके बाद इस टीका को क्या किया जाता है, पूरे देश में वितरित होता है। तो अब जो है भारत भी इसमें शामिल हो गया है। तो भारत को भी यदि भारत भी अब क्या करेगा, कोई भी टीका यदि विकसित होगा, जैसे कोरोना का टीका विकसित होगा या फिर कोई भी टीका विकसित होगा, तो इसमें भारत भी अपनी राय देगा और भारत भी बेहतरीन तरीके से जान सकेगा टीका के बारे में। देखिए पढ़ देते हैं, भारत केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हो गया, जिसमें वर्तमान में 13 देश हैं और 15 साझेदार सुविधाएं हैं जो टीकों के परीक्षण के लिए काम करती है, जिनका उपयोग महामारी रोग के प्रकोप के दौरान किया जा सकता है। एक और संस्था याद रखिएगा जिसका नाम है गेवी संस्था। इसे 2000 में बनाया गया था, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एक वैश्विक वैक्सीन गठबंधन इसको बोलते हैं। वैश्विक वैक्सीन गठबंधन है या दुनिया का सबसे गरीब देशों में रहने वाले बच्चों के लिए नए और अप्रयुक्त टीकों का सम्मान पहुंचाने के साझा लक्ष्य के साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को एक साथ लाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है साथियों, ये आपका नई दिल्ली में है ना, हमारा भारत की राजधानी नई दिल्ली में दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय। कुछ दिन पहले हम आपको बताए थे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार का भी दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थापित हो रहा है। और नया एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के साथ एक समझौता किया गया है, जो इस क्षेत्र को विकास, सहयोग और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। अब देखिए हम बात करते हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। 1874 में इसे बनाया गया था और बर्न की संधि के तहत ये बना था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड का एक शहर है बर्न, है ना, यहीं पर इसका मुख्यालय है। यह संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का विशेष एजेंसी के रूप में काम करता है और दुनिया भर के सदस्य देशों के बीच डाक नीतियों और सेवाओं को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है ना। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो भी डाक के माध्यम से जो लेन देन होता है उसे नियंत्रित, विनियमित, उसके लिए नियम बनाना, नियंत्रित करना, ये सारे किसके द्वारा किया जाता है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के द्वारा किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और मणिपुर हिंसा की बात करते हैं। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? साथियों आपको पता है मणिपुर जो है 1949-50 में एक नया राज्य बना था और तब से यहाँ पर जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको बोलते हैं मैतेई। उसको क्या बोला जाता है? मैतेई समुदाय। यहाँ के मूल निवासी, यहाँ का 64% आबादी यही है। और मैतेई में सिर्फ और सिर्फ हिंदू नहीं है बल्कि मुस्लिम भी शामिल है, हिंदू प्लस इस्लाम, है ना, हिंदू प्लस इस्लाम दोनों शामिल हैं। तो मैतेई समुदाय और यहाँ पर बेसिकली मैतेई और कुकी समुदाय के बीच क्या हुआ है? हिंसा हुआ है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इन दो समुदायों के बीच हिंसा हुआ है, मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में हिंसा हुआ है। कुकी जो है यहाँ की जनजाति है, जबकि
ये मैतेई जो है साथियों, ये गैर जनजाति है, मतलब ये जनजाति नहीं है, ये गैर जनजाति है। ठीक है, गैर जनजाति। दरअसल बात ये है कि आज से 10 वर्ष पहले, मतलब 2013 की बात है, 2013 में यहाँ के सरकार ने घोषणा किया था कि मैतेई समुदाय को क्या किया जाएगा, इसे भी जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाएगा, है ना, क्योंकि इनका कल्चर है, इनका पहनावा ओढ़ावा, इनका रहन सहन जो है एक तरह से जनजाति के तौर तरीक़ों से मिलता जुलता है। और इन्होंने मैतेई समुदाय का कहना था कि हम लोगों का अपना कल्चर का संरक्षण के लिए, और साथ ही साथ अभी तक जैसे कि ये मैतेई समुदाय, मणिपुर यदि आप गौर से देखेंगे साथियों तो इस प्रकार से मान के चलते ये मणिपुर है, तो मणिपुर चारों ओर पहाड़ी से घिरा हुआ है और बीच में कुछ मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर ये मैतेई समुदाय रहता है। और इन पहाड़ियों में जनजातियाँ रहती है, और जनजातियों में बेसिकली जो जनजाति रहती है उनमें से नागा जनजाति हो गया और कुकी जनजाति जो है ये महत्वपूर्ण जनजाति है। तो ये मैतेई समुदाय जो है इन क्षेत्रों में ज़मीन नहीं खरीद सकती है ना, क्योंकि अधिसूचित क्षेत्र ये घोषित कर दिया गया है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो इनका मानना है कि मणिपुर के बाहर जो मैदानी इलाके के बाहर पहाड़ी क्षेत्रों में मैतेई समुदाय ज़मीन भी नहीं खरीद सकती है, रह भी नहीं सकती है। तो ऐसे में एक तरह से इनको लगता है कि मेरे साथ भेदभाव है, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, पूर्वोत्तर भारत में घूमते फिरते रहते हैं, तो इनको लगता है कि मैतेई समुदाय को कि हमारे कल्चर को संरक्षण दिया जाना चाहिए, हमारे क्षेत्र को भी अधिसूचित किया जाना चाहिए और जनजातियों की तरह, और हमें भी जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। ये मांग है किसका भाई, मैतेई समुदाय का। और मैतेई समुदाय आप जान रहे हैं कि मणिपुर में 64% है, मतलब सबसे बड़ी आबादी यही है। जनजातियों की वहाँ पर जो श्रेणियाँ हैं वो तो उसकी संख्या बहुत कम है। और मैतेई समुदाय की यहाँ पर आपको पता है मणिपुर में 60 विधानसभा है, 60 विधानसभाओं में साथियों 40 जो विधायक हैं यही मैतेई समुदाय से संबंधित हैं। और हाल ही में मणिपुर का जो हाईकोर्ट है उन्होंने एक फ़ैसला दे दिया, और उन्होंने फ़ैसला में ये कह दिया कि भाई जो सरकार ने वादा किया था कि मैतेई समुदाय को हम जनजाति में शामिल करेंगे, इस पर सरकार कार्रवाई करे और इसको जनजाति के श्रेणी में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के साथ सिफारिश करे, ये हाईकोर्ट ने कहा। इसके बाद जो वहाँ की जो जनजातियाँ थी उसको लग गया क्या, उनको चिढ़ लग गया एक तरह से, कुकी और नागा जनजाति। इनका कहना था, ये नागा और कुकी जो मतलब जो वहाँ की जनजाति की श्रेणी में जो शामिल हैं, इनका कहना है कि भाई अब मैतेई समुदाय भी यदि जनजाति में शामिल हो जाएगा तब कुकी को जो जनजाति के तौर पर जो फ़ायदा मिल रहा है, नौकरी में जो आरक्षण मिल रहा है या फिर अन्य जो जनजाति के दर्जे प्राप्त करने के बाद आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा मिलती है, तो अब फ़ायदा जो है वो क्या हो जाएगा, वो बंटवारा हो जाएगा, है ना। मतलब अब जो है मैतेई समुदाय को भी नौकरियों में आरक्षण मिलने लगेगा उनके क्षेत्र, और वो क्या हो जाएगा, साथ ही साथ बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, जो अधिसूचित क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी अब मैतेई समुदाय बसने लगेंगे। तो इस प्रकार से नागा कुकी जनजातियों को लगता है कि उनका जो अभी तक जो अधिकार जो मिला हुआ है उसमें क्या हो जाएगा, उसके अधिकार को छीन लिया जाएगा, उनके स्पेशल राइट को हनन होगा, ये मानना है कुकी और नागा जनजातियों का। तो ये नागा और कुकी जनजाति बेसिकली चाहते ये हैं कि मैतेई को किसी भी हाल में यहाँ पर जनजाति का दर्जा नहीं मिलना चाहिए मणिपुर में, लेकिन दूसरी ओर मैतेई समुदाय कहता है भाई नहीं, हमको यहाँ मिलना चाहिए। तो एक तरह से साथियों यहाँ पर इसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ, और इसी बात को लेकर के दोनों समुदायों में खास करके सबसे पहले कुकी जनजातियों के द्वारा हमला किया गया, उसके बाद मैतेई समुदाय ने भी हिंसा में भाग ले लिया, और इसके बाद कई यहाँ पर 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। और इसके जांच के लिए सरकार ने एक समिति, जिस प्रकार से और भी हिंसा होते हैं उसकी जांच के लिए समितियां बनाई जाती है, उसी प्रकार से फिर से यहाँ पर हिंसा हुई है। और अजय लांबा जो है साथियों एक जज रहे हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया है केंद्र सरकार। तो याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण बात है। मैंने एक संक्षिप्त में यहाँ का कहानी बताने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं मैतेई और कुकी और नागा के जो बीच जो विवाद है ये आपको समझ में आ गया होगा।
तो देखिए पढ़ देते हैं। भारत सरकार 4 जून 2023 को मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं की जांच के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा के नेतृत्व में 3 सदस्यों जांच आयोग का गठन किया है। इस आयोग का उद्देश्य इन दुखद घटनाओं के कारण, प्रसार और प्रशासनिक प्रतिक्रिया में से संबंधित जांच करना है। और 3 सदस्य कौन कौन है? तो एक तो लांबा साहब तो ही हैं, इसके अलावे एक IAS अधिकारी नाम है हिमांशु शेखर दास, और एक और हैं जिनका नाम है आलोक प्रभाकर। तो ये 3 लोग मिलकर के यहाँ की तमाम चीज़ों को जांच करेंगे। चल अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, सारे मुद्दे को हम समझा दिए। देखिए अगला क्वेश्चन है साथियों, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसे NIRF शॉर्ट में कहते हैं, 2023 जारी किया गया है। इसमें इंजीनियरिंग के श्रेणी में शीर्ष कौन सा स्थान है? शीर्ष मतलब संस्थान कौन सा है? तो साथियों याद रखिएगा 2 बात, सीधा सा क्वेश्चन बढ़ेगा। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क कौन जारी करता है? शिक्षा मंत्रालय। और इसमें इंजीनियरिंग श्रेणी में नंबर 1 कौन है? IIT मद्रास, नंबर 2 IIT दिल्ली, नंबर 3 IIT बॉम्बे, है ना। तो ये याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण यही क्वेश्चन बनता है। इस बार जो जारी किया गया है ये राष्ट्रीय नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क का ये 8वां संस्करण है, ये भी याद रखिएगा। 8वां संस्करण इस बार का जारी किया गया है। देखिए हम बात करें इंजीनियरिंग संस्थानों में तो IIT मद्रास है, समग्र श्रेणी में IIT मद्रास है। इसके अलावा शीर्ष विश्वविद्यालय में तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है। अगला जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनेगा वो शीर्ष मेडिकल कॉलेज याद रखिएगा, एम्स दिल्ली है। और शीर्ष अनुसंधान संस्थान ये भी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। नवाचार संस्थान नहीं पूछेगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और शीर्ष कृषि संबंधित संस्थान याद रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली जो है ये है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, ये भी अच्छी स्थिति पर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा था 25 वर्षों से अधिक पुराने इतिहास व 9 सांस्कृतिक स्तरों की खोज वाला पुराना किला। ये पुराना किला कहाँ है? देखिए मुद्दा ये है, पुराना किला में 2500 वर्षों से पहले का यहाँ पर कुछ चीज़ें मिली है, कुछ चीज़ों को खोजा गया है ना। और यहाँ पर कुछ चीज़ें मिली, ये खोजा गया है। और ये पुराना किला जो है साथियों, ये मुगल कालीन समकालीन माना जाता है। और ये कहाँ मिलेगा? नई दिल्ली में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? नई दिल्ली में मिलेगा। बस इतना ही बात आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पुराना किला के बारे में देख लीजिए। पुराना किला मुगल युग से संबंधित सबसे पुराने किलों में से एक है। और इस स्थल की पहचान इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी की प्राचीन बस्ती के रूप में की जाती है। पुराना किला विशाल प्रवेश द्वार और दीवारों का निर्माण जो हुमायूं ने 16वीं शताब्दी में किया था तथा नई राजधानी दिन पनाह की नींव रखी थी। अब देखिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें साथियों इंडो इस्लामिक वास्तुकला की विशेषताएं झलकती है। कहाँ पर? यही पुराना किला में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसेना के साथ एकता अभ्यास? तो एकता अभ्यास जो है साथियों याद रखिएगा, नौसैनिक अभ्यास है। और किस देश के साथ हो रहा है? तो ये मालदीव के साथ हो रहा है। किस देश के साथ हो रहा है? मालदीव के साथ हो रहा है। और मालदीव के साथ कुछ और अभ्यास है जिसे आप लोग को याद रखना है। जैसे मालदीव के साथ हम लोग एक्वेरिन अभ्यास जो है मालदीव के साथ करते हैं, दोस्ती अभ्यास भी मालदीव के साथ करते हैं, और ऑपरेशन शील्ड भी किसके साथ करते हैं? मालदीव के साथ ही करते हैं। अगला क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। अरब सागर में हाल ही में बनने वाला चक्रवात बिपाजय का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? 2-3 बातों को याद रखिएगा। बिपाजय का मतलब होता है विपत्ति। क्या होता है? विपत्ति। चक्रवात आएगा विपत्ति लाएगा, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है। अगला याद रखिएगा, ये कहाँ बना है? अरब सागर में बना है। इसका प्रभाव कहाँ देखा जाएगा? गोवा मुंबई वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर इसका प्रभाव देखा जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये बिपाजय जो नाम दिया गया है साथियों, बांग्लादेश के द्वारा नाम दिया गया है। इसके पहले हम बात किए थे साथियों, अमन एक देश है जिसके द्वारा नाम दिया गया था चक्रवात मोचा। और ये मोचा चक्रवात जो है साथियों कहाँ बना था? मोचा चक्रवात बना था बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। वही असनी चक्रवात का नाम दिया गया था श्रीलंका के द्वारा। और ये भी आपका कहाँ बना था? ये भी आपका बना था
बंगाल की खाड़ी में। ये सारे चक्रवात जो है अरब सागर बंगाल की खाड़ी में बनने वाले जो चक्रवात हैं ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बिपाजय का नाम जो दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा अब दिया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द अलो स्टार से सम्मानित किया गया है ना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। ये देश है सूरीनाम। सूरीनाम का ही सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक सम्मान जिसे बोलते हैं ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। इसे सम्मानित किया गया हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। सूरीनाम याद रखिएगा ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है, ये याद रखिएगा सूरीनाम। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर मैप भी दिखा दीजिए, तो मैप भी दिखा देते हैं आप लोगों को। सूरीनाम ये देखिए साथियों ये नॉर्थ अमेरिका है, और नॉर्थ अमेरिका में ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सूरीनाम। सूरीनाम ये रहा सूरीनाम, ठीक है। और सूरीनाम यहाँ पर देख सकते हैं, सूरीनाम इस प्रकार से यहाँ पर दिखता है, अटलांटिक ओशियन से इसका बाउंड्री लगता है। और साथ ही साथ सूरीनाम यहाँ पर देख सकते हैं एक साइड इसका गुयाना है ना। तो ये है सूरीनाम। चलिए अब आगे बात करते हैं। इसका कैपिटल जो है साथियों वो कहाँ मिल जाएगा सूरीनाम का कैपिटल। तो देखिए सूरीनाम का जो कैपिटल है वो देखिए यहाँ लिखा है पारामारिबो। पारामारिबो जो है ये सूरीनाम का कैपिटल है, ये भी याद रखिएगा पारामारिबो। चलिए अब आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साथियों वो आपका ये रहा अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एक्सप्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है ना। इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो तीन बातों को याद रखिएगा। दो तीन बातों को क्या याद रखना है, तो एक बात ये याद रखना है कि ये जो MV एक्सप्रेस जो है साथियों ये क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देगा। क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देगा। क्रूज पर्यटन मतलब जैसे जो क्या बोलते हैं उसको, पानी वाला जहाज़ के माध्यम से जो पर्यटन करते हैं, पानी जहाज़ में बैठ करके जो पर्यटन करते हैं उसी को क्रूज पर्यटन करते हैं। जैसे बंदरगाहों को देखना, समुद्र की भ्रमण करना, ये क्रूज पर्यटन के अंतर्गत आता है। तो भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक पोत लॉन्च किया गया है जिसका नाम है MV एक्सप्रेस, और ये पहली ही क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है ना। मतलब भारत श्रीलंका के भी, श्रीलंका के जो नागरिक हैं वो भारत के समीप जो क्षेत्र है उसका क्रूज का सेवा आनंद लेंगे, और साथ ही साथ भारतीय लोग इसके माध्यम से श्रीलंका के इर्द गिर्द समुद्री क्षेत्रों का क्रूज का सेवा का आनंद लेंगे। तो ये जो आपका शुरू जो किया गया है ये आपका श्रीलंका के साथ शुरू किया गया है, बस यही आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है साथियों वो है हाल ही में वित्तीय समावेशन के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की, वित्तीय समावेशन कहने का मतलब हो गया हमारे जितने भी नागरिक हैं उन सभी तक क्या होना चाहिए, उन सभी तक बैंकों की पहुंच होना चाहिए। बैंकों या फिर वित्तीय संस्थाओं की पहुंच होना चाहिए। वित्तीय संस्था में बैंक, पोस्ट जिसे हम लोग डाक बोलते हैं, या फिर जितने भी NBFC हो गया, सारी चीज़ें जो है जो जहाँ पर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, अपना पैसा लेन देन कर सकते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, वो सारे वित्तीय संस्थानों में यदि हमारे नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित है तो उसी को कहते हैं वित्तीय समावेशन। तो वित्तीय समावेशन को प्रमोट करने के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड जो लॉन्च किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। RBI के जो गवर्नर जो है साथियों शक्तिकांत दास, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इस डैशबोर्ड की मदद से देश में व्यापक स्तर पर वित्तीय सेवाओं की कमी वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सकेगा और फिर इसके आधार पर काम किया जाएगा। भविष्य में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड के लिए एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच भी अपनाई जाएगी। तो ये था आपका अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड के बारे में। अब देखिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और यहाँ पर याद रखिएगा, आपात स्थितियों के लिए लाइट वेट
एंड पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने आपात स्थितियों के लिए लाइट वेट एंड पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है, जिसे आरबीआई 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था। इस सिस्टम का उद्देश्य है आपात स्थितियों के दौरान दक्षता सुनिश्चित करते हुए लचीलापन, भुगतान और निपटान प्रणाली की निरंतरता प्रदान करना, और भारतीय रिजर्व बैंक इसे भुगतान प्रणालियों में बंकर समतुल्य कह रहा है। तो बंकर समतुल्य याद रखिएगा, आपात स्थितियों में, है ना, आपात स्थिति मान के चलते हैं हमारे बैंकों में आपात स्थिति उत्पन्न हो गई, पैसा खत्म हो गया, ऐसे स्थितियों में रिजर्व बैंक इसमें मदद करेगा। इसी को बंकर समतुल्य रिजर्व बैंक ने कहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है साथियों, हाल ही में पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना शुरू किया है? तो साथियों 2 योजना शुरू हुआ है। एक आपका शुरू हुआ है अमृत धरोहर योजना और एक है मिष्टी योजना। ये अमृत धरोहर योजना जो है साथियों, इसका उद्देश्य है रामसर स्थलों की क्या करना? सुरक्षा करना, रामसर स्थलों को संरक्षण देना, संरक्षण करना, ये आपका उद्देश्य है। और मिष्टी योजना जो है साथियों, मैंग्रोव जो हमारा क्षेत्र है, मैंग्रोव जो वन है, इन वन व स्थले मैंग्रोव वनों को संरक्षण करना और मैंग्रोव वनों का विस्तार करना, ये उद्देश्य है। तो पीएम मोदी के द्वारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर 2 योजना, एक है आपका अमृत धरोहर योजना जो रामसर स्थलों का संरक्षण से संबंधित है, और एक आपका मिष्टी योजना जो मैंग्रोव वनों से संरक्षित से संबंधित है। देखिए हम पूरा बात कर लेते हैं। अमृत धरोहर योजना, ये धरोहर योजना सक्रिय जन भागीदारी के माध्यम से भारत में मौजूदा रामसर स्थलों को संरक्षण पर केंद्रित है। रामसर स्थल आर्द्र भूमियों पर रामसर कन्वेंशन के तहत नामित अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि होते हैं। आपको पता है भारत में कितने रामसर स्थल हो चुके हैं? 75 हो चुके हैं। अब देखिए मिष्टी जो है साथियों, मिष्टी जो है इसका नाम है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। इसका उद्देश्य है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना और उसकी रक्षा करना। मैंग्रोव समुद्र के बढ़ते स्तर और तटीय क्षेत्रों में चक्रवात और समुदाय की आजीविका से उत्पन्न खतरों को कम करने में क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ मिलेगा? सुंदरवन में मिलेगा। इसी को सुंदरवन जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में जो निर्मित है, यही है दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन वाला क्षेत्र। अगला है, हाल ही में किस देश ने पहली हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती है साथियों, ये ध्वनि की 5 गुना तेज रफ्तार से चलने वाली ये मिसाइल होती है, हाइपरसोनिक मिसाइल। भारत के पास ये भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। तो भारत के पास नहीं है, लेकिन भारत से एक छोटा देश है जिसने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर लिया है। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है साथियों, ये आपका किसने विकसित किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जो फतह, इसका नाम क्या दिया गया है? फतह नाम दिया गया है। और फतह हाइपरसोनिक मिसाइल जो है साथियों, ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल है। ईरान ने 6 जून 2023 को अपनी पहली घरेलू स्तर पर निर्मित हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया। राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के और ईरान के कुलीन क्रांतिकारी गार्ड सिस्ट कमांडर के द्वारा आयोजित एक समारोह में फारसी में फतह, मतलब इसका मतलब होता है विजेता, नामक मिसाइल का अनावरण किया। ये हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि गति से कम 5 गुना तेज जटिल प्रक्षेप वक्र पर उड़ सकती है। भारत के पास अभी जो है साथियों सुपरसोनिक मिसाइल है, और सुपरसोनिक मिसाइल का सबसे बेहतर उदाहरण है ब्रह्मोस मिसाइल, है ना। ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत का कैसा मिसाइल है? सुपरसोनिक मिसाइल है। चलिए अब आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ना। अगला जो क्वेश्चन है साथियों वो आपका ये रहा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 किसके नेतृत्व में हुआ? तो याद रखिएगा, ये बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है साथियों, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे UNFCCC बोलते हैं, इसी के नेतृत्व में होता है। और 58 नंबर का इस बार आयोजित हुआ है। कितना नंबर का? 58 नंबर का आयोजित हुआ है। और कहाँ आयोजित हुआ है? जर्मनी में आयोजित हुआ है। कहाँ पर? जर्मनी में ही मिलेगा बॉन शहर। ये बॉन शहर कहाँ मिलेगा? जर्मनी में ही मिलेगा। तो UNFCCC के नेतृत्व में 58 बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है साथियों, ये आयोजित हुआ है जर्मनी के बॉन में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है आगामी जो इससे पहले कहाँ हुआ था सम्मेलन हमारा UNFCCC के अंतर्गत COP 27
COP27 कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। और इस बार जो COP28 हो रहा है कहाँ पर हो रहा है? यूएई में हो रहा है। संयुक्त अरब अमीरात में COP28 सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, तो इसी COP27 और 28 में जो शर्तें रखी गई थी, जो उद्देश्य रखा गया था, या फिर COP28 में जो चीज़ें बताई जानी है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, वो सारी चीज़ें ये बॉन सम्मेलन में क्या होगी? चर्चा की गई है। अब देखिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछ देता है ना, जो आपका UNFCCC संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय बोलते हैं। वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1992 में जब पृथ्वी सम्मेलन जब हुआ था रियो डी जनेरियो में, उसी के बाद से साथियों ये UNFCCC की बैठक की शुरुआत होती है। और पहली बैठक भी कहाँ हुई थी? पहली बैठक भी जर्मनी में हुई थी, बॉन शहर में, आपको पता होगा। UNFCCC के नेतृत्व में COP1 की बैठक जो हुई थी, COP1 की, एक भी कहाँ हुई थी? जर्मनी के बॉन में ही हुई थी, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये UNFCCC में याद रखिएगा, UNFCCC 21 मार्च 1994 से लागू हुआ था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें 197 देशों के द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। UNFCCC के नेतृत्व में ही वर्ष 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल और वर्ष 2015 में पेरिस समझौते के तहत UNFCCC सचिवालय जो है कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाह्य अंतरिक्ष हेतु फॉर ऑल ह्यूमैनिटी व फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस एक नई संधि किसने जारी की है? तो साथियों ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक संधि लॉन्च किया गया जिसका नाम है फॉर ऑल ह्यूमैनिटी बाह्य अंतरिक्ष हेतु फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस। साथियों जो हमारे अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो चुनौतियां उभर करके आ रही है, आप जानते हैं बाह्य अंतरिक्ष कहने का मतलब हो गया अंतरिक्ष में हम लोग बहुत सैटेलाइट छोड़ते हैं और बहुत उपग्रहों को छोड़ने के क्रम में रॉकेट के बहुत सारे कलपुर्जे क्या होते हैं? स्टोर हो रहे हैं, जिसके कारण वो कभी भी पृथ्वी में गिर सकते हैं, कभी भी हमारे सैटेलाइटों से टकरा सकते हैं। साथ ही साथ अंतरिक्ष में अंतरिक्ष युद्ध का भी चुनौती उभर कर आ रहा है सामने। ये तमाम चीज़ों को है ना दूर करने के लिए, तमाम चीज़ों से बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाह्य अंतरिक्ष में सभी नागरिकों को फायदा रहे और सभी देशों को फायदा हो, इसके लिए, और किसी भी प्रकार से किसी का नुकसान ना हो, इसके लिए एक नई संधि जारी की है। नाम है बाह्य अंतरिक्ष हेतु फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउट स्पेस गवर्नेंस, है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है, जिसका उद्देश्य शांति, सुरक्षा और बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ की रोकथाम को सुनिश्चित करना है। यह सिफारिश से सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क में होने वाला यूनाइटेड नेशन समिट ऑफ द फ्यूचर से पहले की गई है। वर्तमान में अंतरिक्ष संसाधन अन्वेषण, दोहन और उपयोग पर एक सहमत अंतर्राष्ट्रीय ढांचा का अभाव है। कहने का मतलब ये हुआ साथियों, अंतरिक्ष में जो भी चीज़ें हो रही है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कोई संगठन नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय ढांचा का अभाव है। मनमाना लोग जैसे तैसे अंतरिक्ष का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में इस संधि का महत्व जो है बढ़ जाता है। यूनाइटेड नेशन के नेतृत्व में आप जैसे तैसे नहीं होंगे। इस संधि को पुष्टि करने वाले देशों के बीच में क्या होगा? समझौता होगा और सभी एक दूसरे देश क्या करेंगे? दूसरे के अंतरिक्ष क्षेत्र में, सभी एक दूसरे के अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या करेंगे? मदद करेंगे, ना कि नुकसान करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो है साथियों, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो खाद्य सुरक्षा दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक साल 7 जून को मनाया जाता है और इस बार जो है 5वां नंबर का विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। ठीक है, 7 जून को मनाया जाता है और 5वां नंबर का मनाया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उत्तर का इंतजार करेंगे। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया साथियों, ये आप लोग बताइएगा। इस बात जो है साथियों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का जो थीम जो है ये भी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स, है ना, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। तो थीम जो है वो है फूड स्टैंडर्ड सेव लाइन्स, खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, ये आपका थीम है, ये भी याद रखिएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के बीच सहयोगात्मक प्रयास है। मतलब ये जो दिवस मनाया जाता है ये स्वास्थ्य संगठन और विश्व खाद्य और कृषि संगठन दोनों मिल करके मनाते हैं।
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन जो है चर्चा में रहा, हाल ही में चर्चा में रहा था वरुणा शास्त्र। वरुणा शास्त्र का संबंध किससे है? तो वरुणा शास्त्र जो है साथियों ये भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है और भारतीय नौसेना प्लस हमारी जो मिसाइल बनाने वाली जो संस्था है डीआरडीओ ये दोनों ने मिल करके इसे तैयार किया है और ये पानी के अंदर कोई भी पनडुब्बी हो या फिर कोई भी घातक हथियार हो उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। पानी के अंदर जाएगा और पानी के अंदर उपस्थित जो भी हमारे शत्रु देश के द्वारा जो भेजा गया हथियार होगा उसको समाप्त कर देगा ये। तो ये जो है साथियों इसको बोला जाता है हैवी वेट टॉर्पीडो है। हैवी वेट टॉर्पीडो एक प्रकार का मिसाइल है और इसका ओरिजिनल जो नाम दिया गया है वरुणा शास्त्र नाम दिया गया, वरुणा शस्त्र नाम दिया गया है। भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन 6 जून 2023 को स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजन वाले टॉर्पीडो वरुणा शास्त्र का पानी के नीचे सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह भारतीय नौसेना और डीआरडीओ की पानी के नीचे के क्षेत्र में लक्ष्य पर आयुध की सटीक डिलीवरी की खोज को दर्शाता है और व्यापक परीक्षणों के बाद वरुणा शास्त्र को नौसेना में शामिल करना जो है प्रारंभ कर दिया गया है, मतलब भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च किस क्षेत्र में लागू किया गया है, जिसे बोलते हैं माहिर। तो ये माहिर जो है साथियों भारत में बिजली के क्षेत्र में जितने भी संभावनाएं हैं उसे बेहतर करना और बिजली के क्षेत्र में नई नई प्रौद्योगिकियों को, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च जो है ये बिजली क्षेत्र में नई नई प्रौद्योगिकियों के खोज एवं इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, दोनों मंत्रालय, बिजली मंत्रालय और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की संयुक्त पहल है और ये संयुक्त रूप से बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की शीघ्रता से पहचान करने और उन्हें भारत के भीतर और बाहर तैनाती के लिए स्वदेशी रूप से विकसित करने के लिए 7 जून 2023 को इस मिशन को शुरू किया गया है। इस मिशन के तहत क्या किया जाएगा, तो हमारे बिजली के क्षेत्र में जो भी टेक्नोलॉजी है विशेष करके स्वदेशी रूप में उसके अनुसंधान को, रिसर्च को और विकास और प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाया जाएगा। ये आपका साथियों ये 2023 से 2028 5 साल के अवधि के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा माहिर जो लॉन्च किया गया है ये 5 वर्ष 2023 से 2028 के लिए लॉन्च किया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये समाप्त होता है पिछले 6-7 दिनों का जो करंट अफेयर था, जो महत्वपूर्ण था, जो आपके लिए ज़रूरी था, जो आपको पढ़ना ज़रूरी था, ये छूटा हुआ था, इसे मुझे लगा कि पढ़ा देना चाहिए। मैं पढ़ा दिया आप सभी को। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सेशन, है ना, और सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में भी आया होगा, है ना। तो चलिए साथियों फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। मई का आपका बाकी जो चीज़ें हैं उसे हम कंप्लीट करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और आप लोग पॉजिटिव रहिए और खूब अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, सफलता आप ही को मिलेगी। कहते हैं मैदान वही जीत करके ले जाएगा जो संघर्ष का गुलाम होगा, जो मेहनत का गुलाम होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। ऑल द बेस्ट साथियों, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोहार, नमस्कार आप सभी को।